स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिमांड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। डिमांड चैप्टर जो आपके पेपर में आता है वो कितने मार्क्स का आता है, सबसे पहले ये मैटर करता है। डिमांड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 का पार्ट है और यूनिट नंबर 2 13 मार्क्स की है। इसकी जो वेटेज रहती है डिमांड चैप्टर की, मोस्टली स्कूल में 4 to 6 मार्क्स के बीच में ये चैप्टर रोटेट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड में एक सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते कब हैं। तो बच्चों, अपने माइंड में ध्यान रखना, हम किसी भी चीज़ की डिमांड कब करते हैं, जब आपको उस चीज़ की नीड होती है। सबसे पहला वर्ड नीड, ज़रूरत होती है उस चीज़ की, प्लस विलिंगनेस होती है। क्या होती है? विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब इच्छा होती है उसे लेने की, प्लस परचेजिंग पावर में आती है। मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ बच्चों आप लोगों के साथ। आप इकोनॉमिक्स की ट्यूशन की डिमांड कब करते हो? जब आपको नीड होती है। ठीक है जी। अगर आप मेरे पास पढ़ने आए, ट्रायल लेने आए, आपको समझ नहीं आएगा, क्या आप पढ़ोगे? नहीं। यानी सेकंड क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए। मैं आपको फ़ीस बोल दूँ 3000 पर मंथ, क्या आप पढ़ोगे? नहीं। किस में आनी चाहिए? परचेजिंग पावर में। तो किसी भी चीज़ की हम डिमांड कब करते हैं? जब उस चीज़ की नीड होती है, प्लस विलिंगनेस होती है, प्लस परचेजिंग पावर में आती है। जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती है तब हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं। नीड प्लस विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज़ की देखो, एक पर्सन है, उसे गाड़ी की नीड है, ज़रूरत है, उसे पसंद भी है मर्सिडीज़, ठीक है, लेकिन उसके पास इतना बजट नहीं है कि उसे परचेज़ कर पाए। तो नीड भी है, विलिंगनेस भी है। तो नीड भी है, विलिंगनेस भी है, तो ये उसकी क्या बन गई? डिज़ायर। लेकिन वो उसके बजट में नहीं आ रहा। बजट में नहीं आ रहा तो वो उस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। तो देखो, अगर मुझे किसी चीज़ की नीड और विलिंगनेस दोनों हैं तो वो मेरी डिज़ायर है, लेकिन डिज़ायर के साथ अगर वो परचेजिंग पावर के अंदर आ जाए तो वो मेरी क्या बन जाती है? डिमांड। परचेजिंग पावर को हम यहाँ पे बोलते हैं एबिलिटी टू पे, यानी वो इतना पे करने के लिए एबिलिटी रखता है। अब कई पर्सन है, जैसे उसके देखो कई पर्सन है, उनका पैसा खूब है, ठीक है जी, और गाड़ी की नीड भी है, पसंद भी है गाड़ी, लेकिन वो पे नहीं करना चाहते। तो पे नहीं करना चाहते, वो क्या है उनके लिए? डिज़ायर है, सपनों में आएगी। लेकिन अगर वो पे कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? डिमांड। तो डिमांड समझ आ गया, 3 वर्ड से मिल के बनते हैं, नीड प्लस विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। अब हम बात करते हैं डिमांड का मीनिंग क्या होता है बच्चों। तो देखो बच्चों, डिमांड का मीनिंग क्या होता है? डिमांड इज़ अ क्वांटिटी, डिमांड इज़ अ क्वांटिटी which a consumer, demand is a quantity which a consumer wishes to buy, which a consumer wishes to buy at a particular price, which a consumer wishes to buy at a particular price, at a particular price during a given period of time, at a particular price during a given period of time। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं बच्चों। डिमांड का मीनिंग क्या होता है? देखो, डिमांड में सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया गया, वो क्या वर्ड यूज़ किया गया? क्वांटिटी। कहते हैं हम किसी भी चीज़ की जब डिमांड करते हैं तो वो हमेशा किस में करते हैं? क्वांटिटी में करते हैं। हम किसी भी चीज़ की जब डिमांड करते हैं वो किस में करते हैं? क्वांटिटी में करते हैं। सर, ये क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है किलो, लीटर्स, मीटर्स, यानी यूनिट्स की बात करते हैं। हम किसी भी चीज़ की जब डिमांड करते हैं तो क्वांटिटी में करते हैं। 2 kgs, 3 kgs, 5 लीटर, 3 डजन्स। तो ये क्या होती है? क्वांटिटी होती है। कौन करता है? विच आ कंज्यूमर। कौन करता है? विच आ कंज्यूमर। हम बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल यूनिट से।
तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। विशेस टू बाय, विशेस वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहा है, उसकी विलिंगनेस है, क्या करने की, विलिंगनेस किस चीज़ की है, बाय करने की, किस पे, पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर इसका मीनिंग क्या है, तो देखो बच्चों, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ साथ नोट भी करते जाना। आप साथ साथ मेरे नोट करोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर भी होगी और याद भी होती जाएगी। अब सर ये पर्टिकुलर प्राइस का मीनिंग क्या है, तो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मली अपनी क्लास में। एग्जांपल ये है, एक पर्सन सब्जी खरीदने जाता है, ठीक है जी, सब्जी खरीदने जाता है, वो पूछता है भैया आलू क्या रेट दिए हैं, ठीक है, तो आलू क्या रेट दिए हैं, तो वो कहता है आलू का रेट आज 50 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। तो पर्सन कहता है 2 किलो आलू पैक कर दो, 2 किलो आलू पैक कर दो। तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर ने जो डिमांड की है कितनी की है, 2 kgs, यानी ये क्वांटिटी हो गई, किसने की है, एक कंज्यूमर ने, किस पे की है, 50 रुपये का जब प्राइस चल रहा था तो कितना विलिंग था वो ख़रीदने के लिए, 2 किलो। नेक्स्ट डे जाता है, नेक्स्ट डे पूछता है क्या रेट दिया आलू, वो कहता है 80 रुपये किलो है, तो कहता है आज 1 किलो ही पैक कर दो। अब कंज्यूमर ने जो डिमांड की है कितनी क्वांटिटी की है, 1 किलो, ठीक है, 1 किलो विलिंग है बाय करने के लिए, किस पे, पर्टिकुलर प्राइस, यानी जब प्राइस 80 रुपीज़ है तो 1 किलो विलिंग है ख़रीदने के लिए, और जब प्राइस 50 रुपीज़ था कितना विलिंग था ख़रीदने के लिए, 2 kgs। तो जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, कंज्यूमर जब भी किसी चीज़ की डिमांड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर प्राइस पे जो उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा है। तो मीनिंग समझ आ गया, डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर विशेस टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों एक वर्ड इसमें आता है डेफिनेशन में, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है, सबसे पहले ये भी देखना, मार्केट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। तो मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी, मार्केट डिमांड क्या होती है, तो मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच, मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स, मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच ऑल द कंज्यूमर, यहाँ पे वर्ड आ गया ऑल द कंज्यूमर। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो बच्चों, ये एक पेन है, अगर इस पेन की एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, नॉर्मल डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। जब इस पेन की जितने भी कंज्यूमर डिमांड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, ठीक है जी। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच ऑल द कंज्यूमर टेकन टुगेदर, बस ये लाइन चेंज करनी है, वहाँ पे एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर आ जाएगा। तो मार्केट डिमांड इज़ अ क्वांटिटी विच ऑल द कंज्यूमर टेकन टुगेदर आर विलिंग टू बाय at a particular price during a given period of time। ये किसका मीनिंग है बच्चों, मार्केट डिमांड का। तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, ऑल द कंज्यूमर जुड़ जाते हैं, यानी सारे कंज्यूमर मिल के डिमांड करते हैं तो मार्केट डिमांड, और सिर्फ एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, ठीक है जी, डिमांड का मीनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो बच्चों, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग को एक और नाम दिया जाता है, डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बच्चों, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आ जाए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आ जाए, बात एक ही है। तो देखो क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड इफ़ेक्ट होती है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इफ़ेक्ट होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस पॉइंट को ज़रा ढंग से समझते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कमोडिटी का मतलब क्या है। कई बच्चे मुझे आंसर देते हैं कमोडिटी का मतलब होता है सर गुड्स, जबकि याद रखना बच्चों कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मीनिंग होता है कमोडिटी का? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो मेरी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है वो क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे बच्चों मैंने वर्ड लिखा प्राइस इन रुपीस, यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, प्राइस इन रुपीस, और यहाँ क्या लिखा? क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। ठीक है, अब प्राइस इन रुपीस याद रख के चलना बच्चों, प्राइस हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? मॉनेटरी टर्म्स में। इंडिया की जो मॉनेटरी टर्म्स है इन रुपीस है। ठीक है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड जब भी प्रेजेंट होता है किस में होता है? इन यूनिट्स में होता है। प्राइस हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है? इन रुपीस। इन रुपीस का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होता है, और जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो यूनिट्स में होती है। यूनिट्स का मतलब किलो, लीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, तो हम सिंपल लिख देते हैं इन यूनिट्स। अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ोगे तो वहाँ इन पाउंड्स, इन डॉलर्स, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। देखो, प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है कितनी? 100 यूनिट्स, प्राइस हो गया 20। जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस 10 से 20 हो गया, जब प्राइस 10 से 20 हो गया कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा, कम करेगा? कम करेगा। ठीक है, और अगर प्राइस कम हो गया, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है ख़रीदने की वो बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा। याद रखना ये पूरा चैप्टर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। तो प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिमांड कम करता है। और अगर प्राइस कम हो गया कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, अल्टीमेटली वो डिमांड ज़्यादा करता है। तो आप एक चीज़ देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, यानी प्राइस और डिमांड दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी प्राइस डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच में इनवर्स रिलेशन है? प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। पूरी इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें हमेशा अपने माइंड में ध्यान रख के चलना। देखो, जब भी दो चीज़ों में इनवर्स रिलेशन होता है तो जो स्लोप बनता है वो डाउनवर्ड बनता है। ये पूरी इकोनॉमिक्स में फंडे यूज़ होंगे। और अगर जब भी दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन होता है जो स्लोप बनता है वो हमेशा अपवर्ड बनता है। सर ये क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप। सर डाउनवर्ड मतलब देखो बच्चों, अगर मैं एक को बढ़ाता हूँ, अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं एक को बढ़ाऊँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ठीक है जी, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स। तो जब भी इन्वर्स होता है तो स्लोप कैसा बनता है? डाउनवर्ड। जब भी दो चीज़ों में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी, और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, डाउनवर्ड स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। डाउनवर्ड स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो स्लोप है ये कैसा जा रहा है? अपवर्ड स्लोप है। कैसा स्लोप है? अपवर्ड। अपवर्ड कब बनता है स्लोप बच्चों? देखना, देखो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट।
कैसा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी, डायरेक्ट रिलेशन है तो जो स्लोप बनता है वो कैसा बनता है? पॉजिटिव स्लोप। कैसा बनता है? पॉजिटिव स्लोप बनता है। जब भी दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो याद रखना बच्चों, स्लोप जो बनता है वो कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। ठीक है जी। तो अब प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स है तो कौन सा स्लोप बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अब, ये हमने स्लोप बना दी। हमें ये तो पता चल गया कि जो डिमांड का स्लोप है वो डाउनवर्ड बनेगा। जी, हमने बना दिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? वाई एक्सिस पे। ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये क्या होता है बच्चों? ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, ये नहीं पता मेरे को। तो देखो, प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। यानी डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे। तो डिमांड क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। डिमांड क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। डिमांड कैसी फैक्टर है? डिपेंडेंट है। लेकिन प्राइस में जो चेंज आ रहा है क्या वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर। प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे। तो डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है और प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है जी। तो देखो, डिमांड डिपेंडेंट है और प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट है। आप अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि जो डिपेंडेंट फैक्टर है, जो भी डिपेंडेंट फैक्टर है वो कौन से एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है। जो भी डिपेंडेंट फैक्टर है वो कौन से एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे। और जो इंडिपेंडेंट होता है वो कौन से एक्सिस पे आता है? वाई एक्सिस पे। जो भी इंडिपेंडेंट होता है वो कहाँ पे आता है? वाई एक्सिस पे। और जो भी डिपेंडेंट होता है वो कौन से एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों देखो, ये मेरी क्वांटिटी है, ये क्या है? मेरी क्वांटिटी है। ठीक है जी। और ये क्या है? मेरा प्राइस है। ये क्वांटिटी है OQ और ये क्या है? प्राइस है। अब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया, प्राइस OP से कितना हो गया? OP डैश हो गया, प्राइस बढ़ गया। जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ गया, OP से OP डैश हो गया। जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। तो देखो, प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। जब प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई। ठीक है। प्राइस की वजह से डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस कंसेप्ट को नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या नाम देते हैं इसका? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग श्रिंक होना। तो जब भी हमारी डिमांड कम हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस के चेंज की वजह से, तो उस कंसेप्ट को नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे देखो, डिमांड कर्व में जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, कैसी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड। तो याद रखना बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में कैसी मूवमेंट होती है? अपवर्ड मूवमेंट होती है। वो भी कहाँ पे? अलोंग द डिमांड कर्व। तो 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर कि बताओ व्हाट आर द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो अपवर्ड मूवमेंट कब होती है डिमांड कर्व में? ड्यू टू राइज इन प्राइस। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, ये मेरा कौन सा एक्सिस है? ये बच्चों वाई एक्सिस है। ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। यहाँ ओरिजिन आएगा,
यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्राइस इन रुपीज़। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं लिखते तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। आप पूरा डायग्राम सही बना के आ जाओ, आपने ये नहीं लिखा कि एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने वर्ड लिखा क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, प्राइस इन रुपीज़। अब देखो बच्चों, ये मेरा कर्व गया डिमांड का, ठीक है जी। अब ये मेरी क्वांटिटी है और ये मेरा प्राइस है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया। जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी हमने पढ़ा था प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। जब भी प्राइस में चेंज की वजह से, जब भी प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंसेप्ट को बच्चों नाम देते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या नाम देते हैं उसका, एक्सपेंशन इन डिमांड। यानी जब भी प्राइस कम होने की वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो इस कंसेप्ट को क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया हमने, एक्सपेंशन इन डिमांड। और देखो बच्चों, कैसी मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व में, कैसी मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व में, वो देखो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ये कैसी मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो याद रखना, एक्सपेंशन इन डिमांड को एक और नाम क्या दिया जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या नाम देते हैं इसे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर 1 मार्कर पूछा कि डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों होती है डिमांड कर्व में, तो सिंपल लिखेंगे ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। ये हमारा पहला फैक्टर था जिसकी वजह से डिमांड इफ़ेक्ट होती है। कौन सा हमने पढ़ा पहला फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कौन सा पढ़ा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। होपफुली आप मेरे साथ साथ बच्चों डायग्राम बना रहे हो। अगर साथ साथ बना रहे हो तो आपको जल्दी समझ भी आ रहा होगा। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की। नेक्स्ट हाँ देखो, सेकंड फैक्टर जो बच्चों मेरी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सेकंड फैक्टर जो मेरी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब जो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। पहला पार्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। एक क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है जी। एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सबसे पहले ये देखते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है। Substitute goods are those goods. Substitute goods are those goods which substitute goods are those goods which can be used in place of another good. Substitute goods कौन से होते हैं बच्चों, which can be used in place of another good and give same level of satisfaction to the consumer देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of another good and give same level of satisfaction to the consumer. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरा यूज़ करते हैं और हमें क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर एग्ज़ाम्पल जो इसके हैं, पेप्सी कोक, ठीक है। कई बुक्स में टी कॉफ़ी दिया हुआ, मेरी बुक में भी टी कॉफ़ी दिया हुआ, लेकिन टी कॉफ़ी बहुत आर्ग्यू हुआ था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। फिर भी एग्जांपल चलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी कॉफ़ी, पेप्सोडेंट कोलगेट,
लाइफबॉय, डिटॉल, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो एक की जगह हम दूसरा यूज़ करते हैं और हमें क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। उन गुड्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस किसकी बात कर रहे हैं, पेप्सी की। प्राइस किसकी बात कर रहे हैं, पेप्सी की। क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, कोक की। यहाँ पे जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं वो पेप्सी का है और क्वांटिटी डिमांडेड किसकी है, कोक की। देखो बच्चों, पेप्सी का प्राइस 10 है, कोक की डिमांड 100 यूनिट्स है। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, बताओ लोग पेप्सी ज़्यादा पियेंगे, कोक ज़्यादा पियेंगे। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग पेप्सी ज़्यादा पियेंगे, कोक ज़्यादा पियेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोग कोक ज़्यादा पियेंगे क्योंकि कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो कोक क्या होगी, पेप्सी के मुकाबले चीपर हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, कोक की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया, अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा यानी पेप्सी क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। पेप्सी चीपर हो जाएगी तो लोग पेप्सी को ज़्यादा पियेंगे, कोक को ज़्यादा पियेंगे। तो बच्चों ध्यान रख के चलना, पेप्सी का प्राइस कम हो गया यानी पेप्सी क्या हो गई, चीपर हो गई। जब पेप्सी चीपर हो गई तो अल्टीमेटली लोग कोक को ज़्यादा पियेंगे, पेप्सी को ज़्यादा पियेंगे, लोग पेप्सी को ज़्यादा पियेंगे, जिसकी वजह से कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। ठीक है जी, सॉरी, पेप्सी का प्राइस कम हुआ, पेप्सी चीपर हो गई, लोग पेप्सी को ज़्यादा पियेंगे, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोक पेप्सी के मुकाबले क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई, जिसकी वजह से कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप एक चीज़ देखो, पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, कोक की डिमांड बढ़ रही है, पेप्सी का प्राइस कम हो रहा है, कोक की डिमांड कम हो रही है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और आपने हमें सिखाया था कि जब भी दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट है तो स्लोप अपवर्ड बनता है। तो इसका सर स्लोप ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो ऐसे बनना चाहिए। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखता प्राइस पेप्सी का, क्वांटिटी डिमांडेड कोक की, ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता, कोक की डिमांड बढ़ जाती। अभी हमने देखा है पेप्सी का प्राइस कम हो जाता, कोक की डिमांड क्या होती, कम हो जाती। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनता, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कईयों की टीचर जो न्यू आती है वो करवा देती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, हमें किसका डायग्राम बनाना है, जिसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों उसका नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी जिसकी भी डिमांड में चेंज आ रहा है हम डायग्राम उसका बनाएंगे। यानी यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा बच्चों, कोक का बनेगा, जिसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो याद रखना ये कोक का डायग्राम बनेगा। ठीक है, जिसकी भी डिमांड में चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हेडिंग चल रही है, वो चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये कोक का बनेगा। सर कोक का क्यों बनेगा, पेप्सी का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी डिमांड में चेंज आएगा हम उसी का देखेंगे। और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का मतलब क्या है, हमारे गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी रिलेटेड के प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से हमारी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो याद रखना बच्चों, हमेशा जिसकी भी डिमांड में चेंज आएगा ये डायग्राम उसका बनेगा। तो देखो ये डायग्राम हम किसका बनाएंगे बच्चों, कोक का, जिसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। अब ये किसका डायग्राम है, कोक का, तो यहाँ कोक आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स किसका, कोक का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये मेरा डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा क्वांटिटी
यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस इन रुपीस, और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। ये डायग्राम किसका है, कोक का। बताओ कोक के प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। कोक के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कोक की डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, यानी रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, पेप्सी के प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से अगर कोक की डिमांड बढ़ रही है तो कहाँ पे शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। कोक की डिमांड बढ़ रही है लेकिन कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोक का प्राइस तो सेम है, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से कोक की डिमांड बढ़ रही है, तो ये जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अगर मेरे खुद के प्राइस में चेंज आता, उसकी वजह से अगर मेरी डिमांड बढ़ती, तो हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा था, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। और जब प्राइस में कोई चेंज आता ही नहीं है फिर भी डिमांड बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। देखो कोक के प्राइस में तो कोई चेंज आया ही नहीं, पेप्सी के प्राइस की वजह से कोक की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे डिमांड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप थोड़ा प्रेजेंटेशन देना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पहले पेप्सी का प्राइस कितना चल रहा था, यहाँ पे 10 रुपीज़, पेप्सी का प्राइस कितना हो गया 20 रुपीज़, तो देखो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से कोक की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये लिखना हो तो लिखना, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है आपको बच्चों। पहला केस, अगला केस देखो, अगर ये मेरा डिमांड कर रहा है, ये डायग्राम किसका है, कोक का ही है। ठीक है जी, अब बताओ सर ये डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिमांड कर, हम डी से डिनोट करते हैं इसका। देखो अगर कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कोक की डिमांड कहाँ शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कोक की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो बच्चों लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम नाम देते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड। क्या नाम देते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट को, डिक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, यानी कोक का प्राइस चेंज नहीं हो रहा फिर भी कोक की डिमांड कम हो रही है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, तो उसे क्या बोलेंगे, कम हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जो पहले वाला डायग्राम करवाया था वहाँ मूवमेंट हो रही थी, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट को हम नाम देते हैं इंक्रीज इन डिमांड। वहाँ मूवमेंट ही यहाँ पे क्या है, शिफ्ट है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में क्लियर हो गया आपको। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, तो याद रख के चलना बच्चों। ठीक है, अच्छा सर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी अभी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले बच्चों इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड which are jointly demanded to satisfy a particular want, to satisfy a particular want। इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ आ गया क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, अरे ये 2 बार रिपीट कर दिया, which are jointly demanded to satisfy a particular want, and one is useless without of another, one is useless without of another, एक के बिना दूसरा
यूज़लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर एग्ज़ाम्पल लेना, देखो बच्चों एग्ज़ाम्पल, कार, पेट्रोल, ये मोस्टली स्कूल में यही लिया जाता है। इन्वर्टर, बैटरी, टी एंड कॉफ़ी और टी एंड शुगर, ये कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, एक के बिना दूसरा यूज़लेस है, ये कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो समझ आ गया बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं, एक के बिना दूसरा यूज़लेस होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बात की किसकी? प्राइस किसका रखा? इन्वर्टर का। यहाँ पे मैंने जो बात की किसकी बात की? प्राइस किसकी? इन्वर्टर की। क्वांटिटी डिमांडेड की जो बात की किसकी की? बैटरी की। इन्वर्टर के प्राइस की बात कर रहा हूँ और बैटरी की डिमांड की बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इन्वर्टर का प्राइस है सपोज़ करो 1000, बैटरी की जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स है। इन्वर्टर का प्राइस है 1000, बैटरी की डिमांड है 10 यूनिट्स। इन्वर्टर का प्राइस बढ़ गया। अगर इन्वर्टर का प्राइस बढ़ गया तो बताओ इन्वर्टर चीपर हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन्वर्टर का प्राइस बढ़ गया तो इन्वर्टर का जब प्राइस बढ़ेगा, लोग इन्वर्टर ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। जब इन्वर्टर कम खरीदेंगे तो बैटरी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर सपोज़ करो बच्चों इन्वर्टर का प्राइस कम हो जाए, अगर इन्वर्टर का प्राइस कम हो जाए, तो जब इन्वर्टर का प्राइस कम हो जाएगा तो बताओ हम इन्वर्टर को ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? अगर इन्वर्टर का प्राइस कम हो गया तो हम इन्वर्टर को ज़्यादा खरीदेंगे। जब हम इन्वर्टर को ज़्यादा खरीदेंगे तो अल्टीमेटली बैटरी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो देखो इन्वर्टर का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से इन्वर्टर की डिमांड कम हुई। इन्वर्टर की डिमांड कम होने की वजह से बैटरी की डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। तो इसे लिखते कैसे? ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल फॉल। अल्टीमेटली हमारे जो गुड्स की डिमांड है वो भी क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। ठीक है। अगर इन्वर्टर का प्राइस कम होगा, लोग इन्वर्टर ज़्यादा खरीदेंगे, उससे ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स। अभी मैंने आपको बताया था हम डायग्राम किसका बनाएंगे? जिसकी भी क्वांटिटी में चेंज आएगा उसका डायग्राम बनेगा। यानी यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा बच्चों वो किसका बनेगा? बैटरी का। डायग्राम जो बनेगा वो किसका बनेगा? बैटरी का। जिसकी भी डिमांड में चेंज आता है ये डायग्राम उसका बनता है। ठीक है। तो ये जो डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे बच्चों वो किसका बनाएंगे? बैटरी का। यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे? प्राइस इन रुपीस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड किसकी? बैटरी की। ये क्वांटिटी है और ये क्या है? प्राइस है। ठीक है। अब बच्चों देखो बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या बैटरी के प्राइस में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी बैटरी की डिमांड बढ़ जाती है। बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी बैटरी की डिमांड बढ़ जाती है। यानी कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है? राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट को क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और अगर बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता और बैटरी की डिमांड कम हो जाती है बच्चों, बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी उसकी डिमांड कम हो रही है। कम का मतलब कहाँ शिफ्ट हो रही है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? डिक्रीज इन डिमांड। अगर बैटरी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी उसकी डिमांड कम हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी डिमांड बढ़ रही है, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये कौन से गुड्स थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। देखो
बच्चों नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर थर्ड फैक्टर है जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। कंज्यूमर की जो इनकम है हमारी डिमांड को दो तरह से इफ़ेक्ट करती है, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है बच्चों इन्फीरियर गुड्स। दो तरह से इफ़ेक्ट करती है कंज्यूमर की इनकम। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड्स के खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है। सेकंड पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, किसी और के प्राइस की वजह से। थर्ड फैक्टर जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर की इनकम में जब चेंज आता है उसकी वजह से भी डिमांड में क्या आता है, चेंज। सर कैसे, अब हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। ये नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखो नॉर्मल गुड्स का जो मीनिंग सीबीएसई ने दिया है पहले वो देखते हैं। कहते हैं नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। सर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जांपल के साथ। देखो ये जब पूरा पॉइंट कवर होगा तो आपको सारे पॉइंट यानी ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कंज्यूमर की इनकम वाला। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा इनकम इन रुपीस, ठीक है जी। इनकम इन रुपीस, इनकम है 1000, क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल गुड्स की कितनी है, 10 यूनिट्स। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जब तुम टी शर्ट्स, मोबाइल फ़ोन ये सब लेते हो, ये तुम्हारे क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप लोगों की इनकम कम हो गई तो आप इन गुड्स की डिमांड कम कर देते हो। इनकम बढ़ रही है, गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, गुड्स की डिमांड कम हो रही है। जब इनकम के साथ गुड का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उस गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। सर इसका एग्ज़ाम्पल लेना बच्चों, 5 मिनट वेट करो, मैं इसका एग्ज़ाम्पल भी आपके साथ ले रहा हूँ। तो इनकम के साथ जब डायरेक्ट रिलेशन होता है उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। अब इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने वर्ड लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी, नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। ये मैंने डिमांड कर बनाया। ये क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे, प्राइस इन रुपीस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल। अब नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको नाम देते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। क्या नाम देते हैं बच्चों इसका, इंक्रीज़ इन डिमांड। यानी मेरे गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी डिमांड बढ़ रही है, क्यों, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ी, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। कहाँ शिफ्ट हो गई, राइट पर। राइट पर शिफ्ट को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। और कंज्यूमर के प्राइस में चेंज नहीं आया, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई, उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या नाम देते हैं बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी। सर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा, अब ज़रा देखना बच्चों। एक होता है इन्फीरियर गुड्स। क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स का मीनिंग क्या होता है। सीबीएसई ने जो मीनिंग दी है, क्या दी है, कहता है इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स
which are inferior goods are those goods which are inversely related with income. inferior goods कौन से होते हैं? inferior goods are those goods which are inversely related with income. जो भी गुड्स इनकम के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं उन गुड्स को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर गुड्स. देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है. इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है. ठीक है सर, एग्जांपल. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना बच्चों. यहाँ मैंने लिखा इनकम इन रुपीज़. यहाँ पे बात की क्वांटिटी डिमांडेड इन्फीरियर गुड्स की. इन्फीरियर गुड्स में मोस्टली हम जो लेते हैं वो लेते हैं जवार बाजरा. क्या लेते हैं? एग्जांपल में जवार बाजरा. देखो बच्चों, इनकम अगर 1000 है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ. मेरे यहाँ पे एक काम वाली आती है, ठीक है. अब उसे हम 1000 रुपये देते हैं इनकम. जब उसे 1000 रुपये मिलती है इनकम, 1000 रुपये में वो क्या करते हैं? गरीब आदमी को कभी भी देखना वो जवार बाजरे की रोटी खाता है. हफ्ते में 5 दिन जवार बाजरे की रोटी खाता है, 2 दिन चावल खाता है, यानी राइस खाता है. 1000 इनकम है, 5 दिन क्या कर रहा है? जवार बाजरा खाता है, ठीक है जी, और 2 दिन राइस खाता है. अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, हम उसकी इनकम बढ़ा देते हैं. अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो बताओ बच्चों, वो जवार बाजरा ज़्यादा खाएगा कि राइस ज़्यादा खाएगा? ऑब्वियस ही बात है, राइस ज़्यादा खाएगा. इनकम बढ़ेगी, वो राइस ज़्यादा खाएगा, जवार बाजरे की डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा. ठीक है. और अगर उसकी इनकम हमने कम कर दी, इनकम क्या कर दी? कम कर दी. रोज़ छुट्टी लेता था, हमने इनकम कम कर दी. ठीक है. जब इनकम कम हो जाएगी तो बेचारा जो 2 दिन राइस खा पा रहा था वो भी नहीं खा पाएगा. जवार बाजरे की डिमांड क्या करेगा? ज़्यादा करेगा. तो आप एक चीज़ देखो, इनकम बढ़ती है, जवार बाजरे की डिमांड कम हो रही है. ठीक है. जवार बाजरा कौन सा गुड हो गया? इन्फीरियर. और यहाँ पे जो राइस है, इनकम बढ़ रही है, राइस की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है. इनकम कम हो रही है, राइस की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है. तो आप एक चीज़ देखो, इनकम का राइस के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट. इनकम का जवार बाजरे के साथ कैसा रिलेशन है? इन्वर्स. तो जवार बाजरा कौन सा गुड हो गया? इन्फीरियर. और राइस क्या हो गया? नॉर्मल गुड हो गया. ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नोट करो, जल्दी बोलो यार. हाँ हाँ. तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? पक्का? तो ये था कंसेप्ट, यानी जिसका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उस गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल, और जिसका इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? इन्फीरियर गुड्स. सर हम एग्ज़ाम्पल कैसे लिखेंगे? देखो, कोई भी गुड बच्चों नॉर्मल नहीं होता, कोई भी गुड इन्फीरियर नहीं होता. सर कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ. ठीक है. डायग्राम पहले बता दूँ इन्फीरियर गुड्स का. देखो, इन्फीरियर गुड्स का डायग्राम किस तरह से बनता है? सेम तरीके से ही बनेगा. इन्फीरियर गुड्स के प्राइस में तो कोई चेंज आ नहीं रहा. ठीक है जी. मैंने यहाँ लिखा इन्फीरियर गुड्स. ठीक है. इन्फीरियर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, कोई भी चेंज नहीं आ रहा इन्फीरियर गुड्स के प्राइस में. फिर भी डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है. क्यों? क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा है. तो देखो, इन्फीरियर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी अगर डिमांड बढ़ जाए, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो इंक्रीज़, लेफ़्ट वर्ड हो जाए तो डिक्रीज़ कहते हैं. अच्छा, एक चीज़ और देखना, हमने पढ़ा था अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. ये पढ़ा था. लेकिन इन्फीरियर गुड्स में उल्टा होता है. अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग अच्छे गुड्स को ज़्यादा लेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं. और अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो जो लोग अच्छे गुड्स में पैसा यूज़ करते थे वो अब कहाँ पे लगाएंगे? इन्फीरियर गुड्स पे. तो याद रखना, इन्फीरियर गुड्स के केस में प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है.
प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, यानी प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जबकि इनकम के साथ इन्वर्स होता है तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर, वैसे बोर्ड में तो कभी आया नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। तो याद रखना, इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी इनकम के साथ इन्वर्स है, और प्राइस के साथ डायरेक्ट होता है। जबकि नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन, यानी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। जैसे नॉर्मली होता है प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड, तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये पूछ सकते हैं 1 मार्कर, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक बच्चा बोलता है सर एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, कोई भी गुड्स ना तो नॉर्मल होता है ना इन्फीरियर होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है? आ गुड मे बी नॉर्मल और इन्फीरियर, डू यू एग्री? क्या एक गुड नॉर्मल, क्वेश्चन ये बनाते हैं, आ गुड मे बी नॉर्मल और इन आ गुड मे बी नॉर्मल फॉर 1 पर्सन और इन्फीरियर टू अदर पर्सन, या आ गुड मे बी नॉर्मल और इन्फीरियर, डू यू एग्री? एक गुड नॉर्मल भी हो सकता है, इन्फीरियर भी हो सकता है। क्या आप एग्री करते हो? येस। कैसे? देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके साथ मिल्क का। अगर आप मिल्क लेने जाओ, 3 तरह के मिल्क आते हैं। एक होता है डबल टोन मिल्क जो सबसे सस्ता होता है, फिर आता है टोन्ड मिल्क उससे ऊपर, और एक होता है फुल क्रीम मिल्क। 3 तरह के मिल्क होते हैं, डबल टोन, टोन्ड और फुल क्रीम मिल्क होता है। ठीक है जी, सबसे सस्ता डबल टोन, फिर अच्छी क्वालिटी का टोन, फिर उससे अच्छी क्वालिटी का फुल क्रीम होता है। ठीक है जी। अब एक पर्सन डबल टोन मिल्क कंज्यूम करता है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो टोन्ड मिल्क को ज़्यादा लेगा और डबल टोन मिल्क को कम लेगा। तो उसके लिए टोन्ड मिल्क क्या बन गया? नॉर्मल, और डबल टोन क्या बन गया? इन्फीरियर। ठीक है। अब एक कंज्यूमर है, वो टोन्ड मिल्क को कंज्यूम करता था, उसकी इनकम बढ़ गई, अब वो फुल क्रीम को ज़्यादा खरीद रहा है और टोन्ड को कम खरीद रहा है। तो उसके लिए फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल हो गया और टोन्ड क्या हो गया? इन्फीरियर हो गया। तो गुड नॉर्मल भी हो सकता है, इन्फीरियर भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? इनकम के साथ कैसा रिलेशन है गुड का। तो आंसर एग्जाम्पल के साथ लेने। ये CBSE ने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने इसका जो एग्जाम्पल लिया था क्लोथ का लिया था, कोरस क्लोथ का। ठीक है। एक कंज्यूमर का है, उसकी इनकम अगर बढ़ जाती है, वो अच्छी क्वालिटी का क्लोथ खरीदता है और कोरस क्लोथ को कम खरीदता है, तो कोरस क्लोथ उसके लिए इन्फीरियर हो गया, अच्छी क्वालिटी का क्लोथ क्या हो गया? नॉर्मल। तो एक गुड नॉर्मल भी हो सकता है एक के लिए, दूसरे के लिए क्या हो सकता है? इन्फीरियर हो सकता है। ये क्लियर है? ये हमारा 3rd फैक्टर था जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों 4th फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो देखो बच्चों, 4th फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फैशन में आ जाती है, जैसे अब आज की डेट में जो चीज़ फैशन में आएगी, ठीक है, जो भी चीज़ फैशन में आ रही है उसे बोल रहे हैं फेवरेबल चेंज या फैशनेबल चेंज। जो भी चीज़ फैशन में आती है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आज की डेट में साइकिल्स हैं, ठीक है। कोविड-19 जब लॉकडाउन चल रहा था तो आपने देखा है उसके बाद साइकिल्स की डिमांड बहुत बढ़ी है, हर बंदा साइकिल परचेज़ करने लग गए हैं, लोगों का साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो साइकिल का जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन साइकिल्स की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साइकिल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिस चीज़ में फेवरेबल या फैशनेबल चेंज आ रहा है उस चीज़ की डिमांड क्या हो गई? मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो चीज़ अनफेवरेबल है, अनफैशनेबल हो गई है, उसके प्राइस में चेंज नहीं भी आ रहा, तब भी उस चीज़ की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो अनफेवरेबल हैं या अनफैशनेबल हैं, ठीक है, उनके प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, फिर भी उनकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट?
राइटवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब एक वर्ड आता है, ये अभी तक हमने जितने पॉइंट पढ़े ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, यानी जो भी पॉइंट्स मेरी इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो पॉइंट आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। क्या वर्ड आता है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो मेरे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड में जो इंडिविजुअल डिमांड है वो तो सारे पॉइंट कवर होंगे ही होंगे, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर होते हैं किसके अंदर, मार्केट डिमांड में। तो देखो बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से कवर होते हैं, यानी ये सारे पॉइंट तो मार्केट में आएंगे ही आएंगे, इसके साथ अलग से पॉइंट भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ जाए किसी कंट्री का, जैसे इंडिया है, इंडिया को बोला जाता है सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। लार्जर द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, जितना बड़ा पॉपुलेशन का साइज़ होगा किसी कंट्री का उतनी ज़्यादा वहाँ क्या होती है, मार्केट डिमांड होती है। कौन सी डिमांड होती है, मार्केट डिमांड। और अगर स्मॉलर साइज़ है पॉपुलेशन का, जैसे मैं भूटान कंट्री की बात करूँ, छोटी सी कंट्री है, तो वहाँ पे ओवरऑल मार्केट डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की कम होती है, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट का ही, वो सारे पॉइंट भी मार्केट में आएंगे, ये वाले पॉइंट भी एक्स्ट्रा आएंगे। अगर 2 या 3 नंबर में पूछ ले मार्केट डिमांड में तो ये वाले पॉइंट पहली प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या पॉइंट आता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी कंट्री में इक्वल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी सबके पास इक्वल इनकम है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे ओवरऑल मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों, हर कोई डिमांड करेगा। लेकिन जिस कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा, गरीबों के पास कम, तो गरीब कम खरीदता है और अमीर सेव ज़्यादा करता है, तो अल्टीमेटली मार्केट डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। मार्केट डिमांड क्या होती है, ऐसी कंट्री में कम होती है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट ना वैसे सीबीएसई में नहीं है, स्कूल वाले पूछ ले तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पॉइंट क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या पॉइंट आता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। अगर हमें लगता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आज उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग आज ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि लोगों को लग रहा है ये चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, हमें लगता है ये कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक क्योंकि इसका प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में आने वाला है, तो उसकी वजह से उसके प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो लोग आज से ही उसकी डिमांड करना चालू कर देते हैं। और फ्यूचर में लगता है कि ये चीज़ सस्ती हो जाएगी तो लोग अभी ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है फॉल हो जाएगा प्राइस, तो आज हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे। तो ये पॉइंट समझ आ गया। ये वैसे सिलेबस में नहीं है, स्कूल वाले 11th में पूछ लेते तो मैंने बता दिया। स्कूल वाले एक और पॉइंट भी पूछते हैं, सीजनल फैक्टर, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ सीज़न में होती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। और कोई चीज़ यानी सीज़न में है, पीक सीज़न चल रहा है उस प्रोडक्ट का, तो डिमांड ज़्यादा होती है। और अगर ऑफ सीज़न होता है, ऑफ सीज़न को बोलते हैं लीन सीज़न, तो उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ये बच्चों ध्यान रख के चलना। जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसे तो पेपर में नहीं पूछी जाती, फिर भी एक सेफ्टी साइड के लिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ। देखो, एक वर्ड होता है डिमांड फंक्शन, मेरी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। एक वर्ड आता है डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं। डिमांड फंक्शन होता क्या है, देखो वैसे तो फंक्शन का मतलब ही मैथ से कुछ ना कुछ डील करना होता है, तो डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जिस चीज़ से भी डिमांड इफ़ेक्ट होती है वो उसका डिमांड फंक्शन है। डी एक्स का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, डी एक्स का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड।
कहता है जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो किस किस से इफेक्ट होती है। अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े, पी प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी से, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। ये सारे पॉइंट तो किसके हो गए, इंडिविजुअल डिमांड के। और एक डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर पी साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे पॉइंट हो गए मार्केट डिमांड के, और पहले चार किसके हो गए, इंडिविजुअल डिमांड के। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिमांड फंक्शन, यानी जिससे भी डिमांड इफेक्ट होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चैप्टर को 10 मिनट का और चैप्टर है हमारा, उसके अंदर जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और लास्ट कंक्लूजन पार्ट है जो पेपर में आपके स्कूल के पेपर में जो आते ही आते हैं वो समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, अब जितना हमने पढ़ा है उसी चीज़ के क्वेश्चंस बनेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, वर्ड क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का बच्चों मीनिंग क्या आता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड पूरी इकोनॉमिक्स में मैंने बताया, जहाँ भी वर्ड आता है लॉ का मतलब क्या होता है, स्टेट। तो लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट प्राइस एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। व्हेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग समझ आ गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। कब होता है इनवर्स, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को एक लैटिन वर्ड से डिनोट किया जाता है। ये जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है सीट्रस पेरिबस। क्या नाम है उसका, लैटिन वर्ड का सीट्रस पेरिबस। सीट्रस पेरिबस का मीनिंग ये क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मीनिंग होता है इसका, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान रख के चलना, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, जब अदर थिंग्स क्या रहती है, कांस्टेंट। सर ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या होती हैं, यानी हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कहता है प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या रहती है, कांस्टेंट। सर ऐसा क्यों, अगर एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन है, मैं उसका प्राइस कम भी कर दूं, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो लो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो लो तो फेल हो जाएगा। तो लो मान के चलता है प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। सर एक और एग्जांपल, अगर सपोज़ करो मेरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया, अगर मेरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेरे गुड्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कम होनी चाहिए। लेकिन कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ गई, जब कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ गई तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, तो लो तो फेल हो जाएगा। तो लो मान के चलता है प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, यानी इनकम में चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं आ रहा। अगर मैंने अपने गुड्स का प्राइस कम किया, मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उन्होंने प्राइस और कम कर दिया, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो तो फेल हो जाएगा। तो लो मान के चलता है प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है।
प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। इनकम जो है कंज्यूमर की कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, कांस्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर की कांस्टेंट है। यानी प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसमें, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, पक्का। अब लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस, वैसे तो मैं प्रैक्टिकली बोलूँ एक्सेप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल वाले ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उनको तो वो चीज़ ज़रूर पूछनी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो स्कूल के लिए मुझे करवानी पड़ती है क्योंकि पेपर में आती है। तो देखो बच्चों, एक्सेप्शन, सबसे पहला जो एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का वो होता है गिवन गुड्स। कौन से गुड्स, गिवन गुड्स। सर ये गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, गिवन गुड्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक स्कूल में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, वैसे ये भी सिलेबस में नहीं है। गिवन गुड्स एक तरह से इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स की भी लो क्वालिटी जो होती है वो गिवन गुड्स होती है। ये गिवन नाम कहाँ से पड़ा, एक ब्रेड थी, ठीक है, एक ब्रेड थी, ठीक है, फिर ब्रिटेन में जिसका नाम था गिवन। तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों पे, लोगों पे, यानी लेबर क्लास पे, उनकी इनकम को बढ़ाया गया था, ठीक है, और चेक किया गया कि वो उस गुड्स को ज़्यादा परचेज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था, प्राइस कम किया गया ब्रेड का, वहाँ ब्रेड एक गिवन गुड्स था, ठीक है, और चेक किया गया, प्राइस कम किया गया, देखा गया कि वो इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे कम करेंगे। तो जब गिवन गुड्स का प्राइस कम किया गया तो जो लेबर क्लास थी उन्होंने अच्छी क्वालिटी के गुड्स को ज़्यादा परचेज़ किया और गिवन गुड्स की डिमांड कम कर दी, ठीक है। तो यानी प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हो गई, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। तो किस केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, गिवन गुड्स में। सर गिवन गुड्स को थोड़ा सा डिटेल में बता दो, हमारी टीचर ने 1 से 3 नंबर में इसे बताया। देखो वैसे तो CBSE ने सिलेबस से मना किया हुआ ये नहीं है, फिर भी मैं स्कूल के लिए समझा देता हूँ कि गिवन गुड्स का मीनिंग होता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि इसका सर मीनिंग क्या होता है वो एक बार थोड़ा सा हमें ना क्लियर कर दो। तो देखो बच्चों, अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूँ तो गिवन गुड्स सिंपल तुम याद रखो इन्फीरियर गुड्स की एक क्वालिटी होती है, यानी एक तरह से ये इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं, और इनके बीच में प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, किसके बीच में, गिवन गुड्स में। तो इसे मैं इसकी अगर मैं लैंग्वेज लिखवाऊँ पेपर में, वैसे 1 मार्कर ही पूछ सकता है अगर पूछेगा, तो इसे बोलते हैं दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ, कौन से, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करवा रहा, तो ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, फिर भी एक आधा स्कूल पूछ लेता तो उसके लिए। ऑन विच, ये वो काइंड होते हैं इन्फीरियर गुड्स के, ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स a large part of their income, जैसे लेबर क्लास पे मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था, तो वहाँ मोस्टली लोग सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करते थे इन पे खर्च करते थे, लेकिन अगर हम इनका प्राइस कम कर देते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमांड की पहली एक्सेप्शन क्या होती है, जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, गिवन गुड्स। दूसरे गुड्स होते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं, स्टेटस सिंबल, शो ऑफ के लिए गुड्स, जैसे लोग आईफोन चमकाते हैं, ठीक है, स्टेटस सिंबल। इसे बोलते हैं प्रेस्टीज, यानी जो प्रेस्टीज के लिए यूज़ होते हैं। सर एग्जांपल लेना, तो इसके एग्जांपल होते हैं डायमंड, गोल्ड, एंटीक पेंटिंग्स। इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड और बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं। तीसरा एक्सेप्शन, ठीक है, गुड्स डेट आर एक्सपेक्टेड
टू बिकम स्केर्स, यानी जो हमें पता है ख़त्म होने वाले हैं, लिमिटेड ही हैं, तो वहाँ अगर ज़्यादा प्राइस भी होगा तब भी तुम ज़्यादा खरीदोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। और चौथे गुड्स होते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ। चौथे जो गुड्स होते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की नेसेसिटी। अच्छा, कई स्कूलों में पूछा जाता है, ठीक है, स्टेटस सिंबल प्रेस्टीज की जगह वाइब्रेंट गुड भी बोल देते हैं। वाइब्रेंट का मतलब एक ही यानी शो ऑफ के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो एक ही चीज़ है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? पक्का? तो इन चीज़ों पे नहीं लगता। जैसे नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो अब शुगर पेशेंट के लिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ का अगर मैं बात करूं, शुगर पेशेंट के लिए इंसुलिन आती है, वो उसे खरीदनी है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, वो उतनी ही खरीदेगा। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये एक्सेप्शंस हैं, सिलेबस में नहीं है, स्कूल वाले पूछते हैं तो मैंने बता दिया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखो सर, क्लास तो बहुत लंबी चली गई बेटा, नॉर्मली तो 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा 10 मिनट ही हुआ अभी। आज तुम प्रॉपरली पढ़ रहे हो। देखना बच्चों, अब आता है, अभी हमने पढ़ा प्राइस अगर किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है। देखो बच्चों, अगर प्राइस किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो क्या होती है? कम हो जाती है। हमने पढ़ा प्राइस अगर किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। देखो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। हम प्राइस और डिमांड में रिलेशन पढ़ रहे हैं। किस फॉर्म में रिलेशन पढ़ रहे हैं? टेबल की फॉर्म में। इस कंसेप्ट को नाम देते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या नाम देते हैं इस कंसेप्ट का? डिमांड शेड्यूल का। तो डिमांड शेड्यूल समझ आ गया क्या होता है? जब भी हम प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन देखते हैं, जब भी हम प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन देखते हैं, टेबल की फॉर्म में रिलेशन देखते हैं, तो उस कंसेप्ट को नाम देते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल को बोला जाता है टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन, क्या नाम दिया जाता है? टेबुलर रिलेशनशिप। किसके बीच में? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उस कंसेप्ट को नाम देते हैं डिमांड शेड्यूल। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक चीज़ इसी में देखो, यहाँ पे प्राइस इन रुपीस है, ठीक है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बात कर रहे हैं? ए कंज्यूमर की। ए क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बात कर रहे हैं? बी कंज्यूमर की। देखो ए की डिमांड कम हो रही है, साथ साथ बी की डिमांड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या होता है? मैंने बताया था मार्केट डिमांड क्या होता है। जब हम ऑल द कंज्यूमर की बात करते हैं तो इन दोनों का टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल कर दो तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर मैं सिर्फ ए की बात करता हूँ तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, सिर्फ बी की बात करता हूँ तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और इन दोनों के टोटल की बात करता हूँ तो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो याद रखना, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है? हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है। क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सबमिशन। किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। ये पेपर में जो बहुत आ रहा है कि, तो याद रखना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर दो तो जो कर्व टेबल बनती है उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या नाम देते हैं इसका? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है। कई बार आपको न्यूमेरिकल दे देंगे तो न्यूमेरिकल में ये मिस कर देंगे तो 290 माइनस 200 ये 90 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये मिस कर देंगे तो 180 माइनस 80 100 आ जाएगा। ये मिस कर देंगे, दोनों का टोटल आ जाएगा। तो ये होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करते हैं बच्चों कर्व की। देखो ये क्या है? डिमांड कर्व है। किसका? ए का। ठीक है, ये है डिमांड कर्व किसका? बी का। ये ए है। देखो अब हम प्राइस और डिमांड में रिलेशन देख रहे हैं। किस फॉर्म में रिलेशन देख रहे हैं? प्राइस और डिमांड में रिलेशन देख रहे हैं। किस फॉर्म में रिलेशन देख रहे हैं? कर्व की फॉर्म में। तो जब इसे क्या नाम देते हैं? डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, जब हम ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं, जब भी हम ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं प्राइस और डिमांड में, तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। या डिमांड कर्व को क्या, एक और मीनिंग क्या होता है, जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, डिमांड कर्व बन जाता है। आप जो मर्जी वर्ड लिख सकते हो। अच्छा, डिमांड कर्व का बात आता है, ये देखो, ये बच्चों एक कंज्यूमर ए है, उसकी डिमांड है, ये कंज्यूमर बी है, उसकी डिमांड है, और इन दोनों का टोटल कर दिया, तो जो कर्व बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का टोटल होता है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इन दोनों का टोटल कर दो तो जो कर्व बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व भी हॉरिजॉन्टल समीशन होती है, किसकी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। ठीक है, याद रखना, हॉरिजॉन्टल समीशन। ऑप्शन में आता है वर्टिकल समीशन नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डस लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, ये प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन क्यों होता है, ये पूछता है। और इन्वर्स रिलेशन होता है, स्लोप डाउनवर्ड बनता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई डस डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि दोनों में इन्वर्स होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है इन्वर्स ही क्यों होता है। ठीक है, यानी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन ही क्यों होता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, क्यों प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो इसका पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये लॉ मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी मार्जिन यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। या आपने ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर है, वहाँ पे दे रखा है यूटिलिटी वाले चैप्टर में। इसमें ये लिखा है कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो देखो बच्चों, एम यू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, पी का मतलब क्या होता है, प्राइस। ठीक है, जहाँ दोनों इक्वल होते हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। जब एमयू ज़्यादा हो जाएगा प्राइस से, कंज्यूमर को गेन होगा, कंज्यूमर मोर कंज्यूम करेगा, यानी मोर कंज्यूम करेगा। ठीक है, मोर कंज्यूम करेगा। और हमने लो पढ़ा है, लो क्या कहता है, जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे एमयू कम होता जाएगा। जब कंज्यूमर मोर कंज्यूम करेगा, एमयू कम होता जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, जहाँ दोनों इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने से एमयू ज़्यादा हो जाएगा प्राइस से, एमयू ज़्यादा हो जाएगा प्राइस से, कंज्यूमर को गेन होगा, वो और ख़रीदेगा, यानी प्राइस कम होने पे वो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदेगा। कब तक ख़रीदेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि एमयू कम होता जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मीनिंग लिखना है इसकी एक्सप्लेनेशन में, फिर भी मैंने लॉजिक बता दी है। सेकंड आता है प्राइस इफ़ेक्ट। क्या वर्ड आता है बच्चों, प्राइस। ये भी वैसे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्कूल वाले तो बाज आने नहीं वाले, तो हमें तो सब करना है। प्राइस इफ़ेक्ट, ठीक है, प्राइस इफ़ेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ठीक है, एक है इनकम इफेक्ट, एक क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो बच्चों, अगर प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है
परचेजिंग पावर को यहाँ पे बोला गया रियल इनकम, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है प्रोडक्ट की। इस इफेक्ट को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब हम अपना प्राइस कम कर देते हैं तो हम अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले क्या होते हैं? चीपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है? तो प्राइस इफेक्ट दो चीज़ों से मिलके बनता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से मेरी डिमांड बढ़ जाती है। थर्ड, एडिशनल कंज्यूमर। जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो जो ऑलरेडी कंज्यूमर है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जो लोग पहले उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एडिशनल कंज्यूमर एंटर कर जाते हैं और डिमांड क्या होती है? प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूसेस। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? डिफरेंट यूसेस में लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मेन तो ये पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है बच्चों? अब लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये आता ही आता है क्वेश्चन, ये चैप्टर का कंक्लूजन पार्ट समझ लो। देखो जी, क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? इसका एक और नाम क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और क्या नाम देते हैं इसका? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और क्या नाम देते हैं इसका बच्चों? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। या इसका एक और नाम होता है एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या नाम आता है? एक्सपेंशन इन डिमांड। और एक्सपेंशन इन डिमांड का एक और नाम क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका नाम क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड। फिर आता है वर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का एक और नाम होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका नाम क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इस नाम से पेपर में आता है। ये देखते हैं, ये पेपर में नाम आ सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखते हैं बच्चों। ये मेरा बना डिमांड कर्व, ये क्या बन गया? मेरा डिमांड कर्व बन गया। ये क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस है। ये क्वांटिटी और ये क्या है? मेरा प्राइस है। ठीक है जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मोस्टली बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो अपने दिमाग में सेट कर लेना क्वांटिटी। क्वांटिटी का किसके साथ लिंक है? प्राइस के साथ। क्वांटिटी का किसके साथ लिंक है? प्राइस के साथ। तो देखो बच्चों, जब भी प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने सीखा था। प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। कैसी मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या नाम देते हैं? एक्सपेंशन। और अगर डिमांड कम हो जाती है तो क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है। और चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या होता है? जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड बढ़ रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड कम हो रही है मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। और राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इंक्रीज। लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज। अब इनका मीनिंग क्या होता है? देखो मीनिंग कैसे बनाते हैं।
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। रिपीट कर रहा हूँ क्या मीनिंग है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, और चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या होता है बच्चों। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में चेंज आता है। अदर फैक्टर हमने पढ़े हैं, सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री, उनमें चेंज आ रहा है। जबकि यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इस नाम से भी आ सकता है डिफरेंस। एक्सपेंशन इन डिमांड का दूसरा नाम होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मीनिंग क्या होता है। एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू increase in demand due to fall in price, other things remaining constant, there is downward movement along the demand curve। ठीक है, increase in demand का मतलब क्या होता है। increase in demand refers to more quantity demanded, refers to more quantity demanded at the same price due to other factors। ठीक है, other factors में कैसा चेंज, फेवरेबल चेंज आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का मतलब क्या होता है। Contraction demand refers to decrease in demand due to rise in price, other factors remaining constant, there is a upward movement along the demand curve। और decrease in demand का मतलब क्या होता है। Decrease in demand refers to less quantity demanded at the same price due to other factors। ये किस वजह से होता है, अनफेवरेबल जब चेंज आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका चैप्टर का, कोजेस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। कहता है इंक्रीज इन डिमांड के कोजेस बताओ और डिक्रीज इन डिमांड के कोजेस बताओ। इंक्रीज इन डिमांड के कोजेस ऐसे भी पूछ सकता है, वाई कंज्यूमर डिमांड मोर एट द सेम प्राइस। क्योंकि यहाँ और वहाँ क्या पूछ सकता है, वाई कंज्यूमर डिमांड लेस एट दी सेम प्राइस। सेम प्राइस से कम क्यों खरीदते हैं, सेम प्राइस पे ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। तो रीज़न पहला, सब्सिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है बताओ। सब्सिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, और अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। कंज्यूमर की इनकम, अगर इनकम नॉर्मल गुड्स में, दो गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इन्फीरियर गुड्स में अगर इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इन्फीरियर गुड्स में इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट में अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर अनफेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है। तो ये रीज़न थे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है बच्चों। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर प्राइस ऑफ एक्स राइज कर गया, ठीक है, वाई की डिमांड फॉल कर गई, बताओ कैसा रिलेशन है दो गुड्स में, कौन से गुड्स हैं। एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से वाई की जो डिमांड है वो फॉल कर रही है। वाई की डिमांड फॉल कर रही है, कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। तो कौन से गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है। और अगर वाई की डिमांड राइज़ कर जाए तो ये कैसे गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, वाई की डिमांड बढ़ रही है तो ये सब्स्टिट्यूट गुड होगा। और अगर एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, वाई की डिमांड कम हो रही है तो कौन से गुड्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, हम यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी मेरी बुक से रीड कर लेना क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आपको मेरा पूरा चैप्टर आप रीड करोगे समझ आ जाएगा। होपफुली सबने पूरी वीडियो देखी होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।